तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं परमाणु संरचना का पहला लेक्चर, और इस लेक्चर में हम बच्चों आज करने वाले हैं बहुत सारी बातें। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके 11th क्लास का दूसरा चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर बच्चों बहुत सारी ऐसी बातें जो कि हमें नीट के अंदर और जेई के अंदर पूछी जाती है। तो नीट में इसका बहुत वेटेज है, जेई में भी इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो खास करके हमारे नीट एग्जाम की बात करें तो नीट के अंदर इसमें भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके बोर मॉडल पे और क्वांटम मॉडल पे। चलिए तो शुरू करेंगे इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। आज हमें इस चैप्टर के अंदर बच्चों मुख्य रूप से थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ना है, और इसमें पढ़ना है हमें रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। जब ये दोनों हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम परमाणु संख्या, या जिसको आप बोलते हैं परमाणु क्रमांक, तथा परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या, ये हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो आज ये सारी बातें हमको करनी। चले तो सबसे पहले हम आते हैं परमाणु संरचना में उस पॉइंट पर जहां से परमाणु के बारे में बातें होनी स्टार्ट हुई। तो बच्चों इस चैप्टर की अगर बात करें तो इस चैप्टर में हमको मुख्य रूप से परमाणु की स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो जब हम परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि परमाणु होता क्या है, क्या होता है परमाणु, परमाणु के बारे में शुरुआत में क्या बातें बोलेगी, इसकी शुरुआत कहां से होती है। तो बेटा परमाणु जो होता है ये ग्रीक शब्द है। जैसे कि अलग अलग स्थान होते हैं, जर्मनी होता है, फ्रेंच होता है ना, इटली होता है, स्पेन होता है, वैसे ही ग्रीक है ना, मिस्र के पिरामिड आपने सुना होगा, उसी तरह से ग्रीक की बात करते हैं। तो ग्रीक एक स्थान है, ग्रीक भाषा का शब्द होता है बेटा परमाणु। तो परमाणु एक ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ है बेटा अविभाज्य या एक विशिष्ट कण। इसका अर्थ है अविभाजित होने वाला कण, जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, या बोल सकते हैं ये एक विशिष्ट कण होता है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। परम अणु का मतलब अल्टीमेट पार्टिकल, जिससे और छोटा पार्टिकल संभव नहीं है। तो परम प्लस अणु मतलब कि सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे अल्टीमेट पार्टिकल, जिससे छोटा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो जॉन डाल्टन के अनुसार सभी पदार्थ जो हैं वो सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से मिलकर के बने होते हैं बेटा। जितने भी पदार्थ होते हैं वो सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से मिलकर के बने हुए हैं, और ये जो अविभाज्य कण हैं, इन अविभाज्य कणों को ही क्या बोला गया? परमाणु बोला गया। तो परमाणु जो है बच्चों ये मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, परम प्लस अणु, मतलब कि ऐसा कण जिससे और छोटा कण संभव ना हो। यदि बात करें इस परमाणु की तो सबसे पहले डाल्टन अपने परमाणु के सिद्धांत को लेकर के, आगे मैं आपको और भी कई मॉडल पढ़ाने वाला हूं, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, परमाणु का क्वांटम मॉडल, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, ये सारी मॉडल जो हैं वो परमाणु की संरचना को समझाने के लिए बच्चों हमारे सामने प्रस्तुत हुई। तो उसमें सबसे पहला है बच्चों डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत वो पहला सिद्धांत है जो कि किताबों में हम पढ़ते हैं परमाणु के बारे में। डाल्टन के अनुसार यह सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित समानुपात के नियम पर आधारित है। आपने बच्चों सुना होगा कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। कितने बच्चों ने ये बात सुन रखी है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में कितने बच्चों ने बातें सुन रखी? लाइव चैट में जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आप सभी ने ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में सुन रखा है? सुन रखा है ना, भौतिक विज्ञान में सुना होगा। और हमारी प्रकृति में जो भी
कार्यक्रम घटित हो रहे हैं वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन निश्चित तौर पर करते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, उसी प्रकार से बच्चों एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में आपने सुना होगा, द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये होता है बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। निश्चित सम अनुपात नियम, इसके अनुसार किसी भी अणु का जब निर्माण होता है तो उसमें परमाणुओं की एक निश्चित संख्या जो होती है वो भाग लेती है। क्या होता है अणु, अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो भैया द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित समानुपात के नियम पर आधारित है। निश्चित समानुपात का नियम क्या होता है बच्चों, अणु का जब निर्माण होता है तो उसके अंदर परमाणु एक निश्चित अनुपात में भाग लेते हैं। लिखा है ना निश्चित सम अनुपात। तो जब भी अणु का निर्माण होता है तो परमाणु निश्चित अनुपात में भाग लेते हैं। निश्चित सम अनुपात नियम। तो इन्होंने ये बात बोली कि प्रत्येक तत्व जो है बच्चों वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे मान लो हाइड्रोजन तत्व। अब हाइड्रोजन तत्व है वो हाइड्रोजन के बहुत सारे छोटे 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 कणों से मिलकर के बना होता है। तो बच्चों प्रत्येक तत्व जो है वो बहुत सारे छोटे 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 कणों से मिलकर के बना होता है। तो प्रत्येक तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, परमाणु बोलते हैं। तो ये जो सूक्ष्म कण है इसे बोला जाता है बेटा परमाणु। परम प्लस अणु, सबसे छोटा अविभाजित कण। मान लो मैंने बोला नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तत्व जो होता है बेटा ये बहुत सारे छोटे 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 अनगिनत कणों से मिलकर के बना हुआ है, जिसे बोला जाता है परमाणु। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत सारे छोटे 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 अनगिनत अविभाजित कणों से मिलकर के बना हुआ है, जिसे हम बोलते हैं क्या बेटा, परमाणु। तो परमाणु का मतलब है अनगिनत छोटे छोटे कणों से मिलकर के जो बनता है, मतलब कि तत्व जो होता है वो अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, और ये जो छोटा कण है उसको हम बोलते हैं परमाणु। किसी निश्चित तत्व के परमाणु समान होते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु होंगे ना ये सभी समान परमाणु होंगे। समान परमाणु मतलब कि इन सब के गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। तो हाइड्रोजन तत्व के जितने भी परमाणु होंगे वो गुणधर्मों में समान होंगे। तो सभी परमाणु समान होते हैं, एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, लेकिन दूसरे तत्व के परमाणु से ये भिन्न होते हैं। बच्चों एक बात बताओ, हाइड्रोजन तत्व के अंदर जितने भी परमाणु होंगे वो सारे एक समान होंगे, बस सारे हाइड्रोजन तत्व के परमाणु होंगे। ये बोला गया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में। अब मान लो हीलियम है, तो क्या कभी हाइड्रोजन हीलियम के समान हो सकता है? मान लो मैं हूं और एक मेरा दोस्त है, क्या कभी मैं अपने दोस्त के जैसा हो सकता हूं? क्या कभी आप अपने दोस्त के समान हो सकते हो? आप आपके दोस्त के साथ में रहते हो, लेकिन आपका और आपके दोस्त के बीच में क्या है, अंतर है ना। आपके और आपके दोस्त के बीच में गुणधर्मों में अंतर है ना। तो इसका मतलब एक तत्व और दूसरे तत्व दोनों के बीच गुणधर्मों में क्या होगा, अंतर होगा। उनके अंदर जो परमाणु होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। क्या कभी हाइड्रोजन का परमाणु हीलियम के परमाणु के समान हो सकता है? सोचिए थोड़ा। तो डाल्टन ने ये बात बोली, ये डाल्टन के अनुसार कहा गया। डाल्टन के अनुसार किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के समान नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही है, ये क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उसी प्रकार से तत्व का परमाणु एक विशिष्ट कण होता है जो अभिलाक्षणिक द्रव्यमान रखता है, परंतु यह संरचना रहित होता है। तो बेटा ये वो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है जो कि हम मोल अवधारणा में पढ़ चुके हैं। क्या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम मोल अवधारणा में पढ़ चुके हैं? यस और नो? जल्दी से लाइव चैट के अंदर कमेंट करके बताओ, क्या मैंने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत मोल अवधारणा के अंदर पढ़ाया है? पढ़ा है ना। वहां पे सारी बातें मैंने पढ़ा रखी हैं। मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि परमाणु जो होता है वो अविनाशी होता है, तोड़ा नहीं जा सकता। परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है जिसे और छोटे कणों में तोड़ा नहीं जा सकता, ना तो उत्पन्न हो सकता है ना ही नष्ट हो सकता है। तत्व के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। तो ये सारे पॉइंट वो हैं जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो क्या बच्चों अब हम आगे बढ़ जाएं?
जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करके बताओ, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? अगर मैं परमाणु सिद्धांत डाल्टन का पढ़ाए बिना आगे बढ़ जाऊं तो किसी को समस्या तो नहीं? जितना पढ़ाना था उतना मैंने आपको पढ़ा दिया, रिवीजन करा दिया, क्योंकि ये वाला थ्योरी जो है बच्चों ये हम मोल अवधारणा में पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास अभी सिलेबस बहुत है बेटा, बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ा हुआ है। अगर मैं एक एक चीज को 10-10 बार रिपीट करूंगा तो आप सोचिए बेटा हमारा सिलेबस कब होगा। तो इसीलिए हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ जाए। चल अब बात करते हैं बेटा आगे की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की हमने बात की। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु क्या है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। लेकिन क्या ये बात सही है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, लेकिन क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को विभाजित लेकिन क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या ये बात सही है? अरे भैया ये बात गलत है, क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है। मतलब कि आप चाहो तो परमाणु को तोड़ सकते हो, और परमाणु जो है वो और भी कई छोटे छोटे कणों से मिल करके बना हुआ है। जैसे कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये छोटे छोटे सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। इसका मतलब परमाणु अविभाजित तो नहीं है। आगे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, कहीं ना कहीं प्रोटॉन की खोज हुई, कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज से साबित हो गया कि परमाणु भैया अविभाज्य तो नहीं है। आपने बच्चों अपनी किताब में पढ़ा होगा कैथोड किरण प्रयोग। कितने बच्चों ने अपनी बुक में कैथोड किरण प्रयोग और एनोड किरण प्रयोग के बारे में पढ़ रखा है? अरे लाइव चैट के अंदर यस और नो में तो जवाब दे दो। कितने बच्चों ने अपनी बुक में कैथोड किरण प्रयोग और एनोड किरण प्रयोग के बारे में पढ़ा हुआ है? पढ़ा है? अरे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ये बताओ। पढ़ा है ना? आपने वहां पढ़ा होगा कि यहाँ पे उच्च विभव की एक बैटरी लगाई जाती है, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। उच्च विभव की बैटरी लगाई जाती है। एक सिरा लोहे की जिस छड़ से लगा हुआ है, ऋणात्मक सिरा जिस लोहे की छड़ से, या जिस छड़ से, लोहे की छड़ नहीं बोलेंगे हम, ऋणात्मक, बैटरी का ऋणात्मक सिरा जिस छड़ से जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं कैथोड, और बैटरी का धनात्मक सिरा जिससे जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं एनोड। ये आपने पढ़ा होगा। फिर आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही यहाँ पर आप उच्च विभव आरोपित करते हो तो उच्च विभव आरोपित करने पर कैथोड से एनोड की तरफ कुछ किरणें गमन करती हैं, जिसे आप बोलते हैं कैथोड किरणें बोलते हैं। ये सब प्रयोग पढ़ा होगा ना बेटा आपने? ये प्रयोग आपने पढ़ा होगा निश्चित तौर पर बेटा। तो आपने ये प्रयोग पढ़ा होगा कि कैथोड किरण प्रयोग किया गया वैज्ञानिकों द्वारा, जिसके अंदर एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। यहाँ उच्च विभव लगाया गया। उच्च विभव लगाने पर कैथोड से एनोड की तरफ कुछ किरणें गमन करती हैं, जिसे हम बोलते हैं कैथोड किरणें। ये कैथोड किरणें कब उत्पन्न होती हैं? जब यहाँ पे आप उच्च विभव लगाते हो और यहाँ पे आप निम्न दाब रखते हो। तो बच्चा उच्च विभव तथा निम्न दाब पर, उच्च विभव तथा निम्न दाब पर, उच्च विभव तथा निम्न दाब पर आपने ये पढ़ा होगा कि कैथोड किरणों का उत्सर्जन होता है। जब भी आप इस बैटरी की तरफ उच्च विभव लगाओगे और आप इस नली में निम्न दाब रखोगे, बेटा ये जो दाब होता है ना, ये 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर Hg का होता है। बहुत कम दाब रखा गया इस कैथोड किरण नली के अंदर।
तो जब कैथोड किरण नली के अंदर उच्च विभव आरोपित किया जाता है और दाब को जब निम्न रखा जाता है तो कैथोड से एनोड की तरफ कुछ किरणें गमन करती हैं। इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। क्या कहा गया बेटा? कैथोड किरणें गया। और इसी प्रकार से एनोड से कैथोड की ओर भी कुछ किरणें गमन करती हैं, कुछ अदृश्य किरणें गमन करती हैं। इन किरणों को एनोड किरणें कहा गया। क्या कहा गया? एनोड किरणें। इन किरणों को एनोड किरणें कहा गया। क्या कहा गया? एनोड किरणें कहा गया। तो कैथोड से एनोड की तरफ जाने वाली कैथोड किरणें और एनोड से कैथोड की तरफ जाने वाली किरणों को एनोड किरणें कहा गया। ये प्रयोग आपने पढ़ा होगा। इस प्रयोग को बच्चों हम यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में इस प्रयोग से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और जो आते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इस प्रयोग को आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, जितना मैं बताता हूँ उतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, इस प्रयोग से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए, निष्कर्ष क्या थे वो यहाँ पर मैं समराइज कर रहा हूँ। कैथोड और एनोड किरण से प्रयोग से प्राप्त होने वाले जो निष्कर्ष थे उनको मैं यहाँ पे बच्चों समराइज कर रहा हूँ। ठीक है, जब कैथोड और एनोड किरण प्रयोग किया गया बच्चों तो थॉमसन के अनुसार इस प्रयोग में जो ऋणावेशित कण थे, जिन कणों पर ऋणावेश था उनको नेगेट्रॉन कहा गया। तो जब कैथोड किरण प्रयोग और एनोड किरण प्रयोग हुए तो बच्चों इस प्रयोग के दौरान जो नेगेटिव कण थे, जो ऋणावेशित कण थे, इन कणों को बच्चों नेगेट्रॉन कहा गया। क्या कहा गया? नेगेट्रॉन। तो थॉमसन द्वारा ऋणावेशित कण जितने भी थे उनको नेगेट्रॉन कहा गया और स्टोनी ने इन नेगेट्रॉन का नाम बदल करके क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन कर दिया। तो बच्चों सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो था कैथोड रे और एनोड रे एक्सपेरिमेंट से, वो आप ये ध्यान रखना कि थॉमसन ने ऋणावेशित कण जो थे, इस प्रयोग में जितने भी ऋणावेशित कण प्राप्त हुए, ऐसे कण जिन पर ऋणावेश होता है, उन ऋणावेशित कणों को क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा? इलेक्ट्रॉन बोल दिया। बाद में किसने? स्टोनी ने। लेकिन इलेक्ट्रॉन से पहले इस ऋणावेशित कणों को क्या बोला गया? नेगेट्रॉन बोला गया। क्या बोला गया बेटा? नेगेट्रॉन। ध्यान रखना, कैथोड किरणों के लिए दूसरा पॉइंट बेटा इस प्रयोग में निष्कर्ष के रूप में यह पाया गया, कैथोड किरणों के लिए E/m का मान जो होता है वो गैस की प्रकृति पर, गैस इलेक्ट्रॉन पर निर्भर नहीं करता। मतलब कि इस प्रयोग के अंदर जो कैथोड किरणें हैं, इन कैथोड किरणों के लिए E/m का जो मान है यह गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। आपने कैथोड किरण के अंदर कौन सी गैस ले रखी है? आपने हाइड्रोजन गैस ले रखी है, आपने N2 गैस ले रखी है, आपने हीलियम ले रखी है, आपने O2 गैस ले रखी है। आपने कैथोड किरण प्रयोग के अंदर आपने कौन सी गैस ले रखी है, उस गैस पर E/m का मान निर्भर नहीं करता। तो कैथोड किरण प्रयोग में आपने अंदर कौन सी गैस ले रखी है? आपने हाइड्रोजन गैस ली है, या आपने ऑक्सीजन गैस ली है, या आपने नाइट्रोजन गैस ली है। आपने कौन सी गैस इस प्रयोग में ले रखी है, उस गैस की प्रकृति पर E/m का मान निर्भर नहीं करता। E का मतलब क्या होता है? E का मतलब होता है आवेश और m का मतलब होता है गैस का द्रव्यमान। क्या होता है? गैस का द्रव्यमान। समझ में आई बात? मतलब कि आप यहाँ पे इस कैथोड किरण नली के अंदर आप चाहे हाइड्रोजन गैस लो, आप चाहे नाइट्रोजन गैस लेकर के प्रयोग करो, आप चाहे हीलियम गैस लेकर के प्रयोग करो, आप चाहे ऑक्सीजन गैस लेकर के प्रयोग करो, आप कोई भी गैस इस नलिका के अंदर लेकर के प्रयोग करो, कैथोड किरण के लिए आवेश बटा द्रव्यमान का जो अनुपात होता है बेटा, ये स्थिर होता है, गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। समझ में आया? यहां तक की बात क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं।
आगे बढ़ जाऊं तो बच्चों ये जो प्रयोग था, इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकला कि जो कैथोड किरणें होती हैं, इन कैथोड किरणों के लिए आवेश बटा द्रव्यमान का, मतलब आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात था, आवेश बटा द्रव्यमान का जो मान था, वो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। चाहे आप नली में हाइड्रोजन गैस ले लो, चाहे आप नाइट्रोजन गैस ले लो, चाहे आप हीलियम गैस ले लो, चाहे आप O2 गैस ले लो, कैथोड किरण के लिए आवेश बटा द्रव्यमान सदैव स्थिर पाया गया। ये ध्यान रखना बेटा। अच्छा, अब आपके दिमाग में बात आएगी, सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भैया? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि कैथोड किरण कुछ और नहीं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। कैथोड किरण कुछ और नहीं, इलेक्ट्रॉन ही होता है। अब मुझे एक बात बताओ, आप चाहे नाइट्रोजन ले लो, चाहे ऑक्सीजन ले लो, चाहे हीलियम ले लो, कोई भी गैस ले लो, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो ई ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश सदैव ई, सदैव इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये हमेशा फिक्स होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है ये भी निश्चित होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आगे मैं आपको बताऊंगा 9.1 × 10⁻31 kg। आप इस नली के अंदर कोई भी गैस ले लो, O2 ले लो, हीलियम ले लो, नाइट्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, कोई भी ले लो भैया, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये सदैव क्या रहेगा? ये सदैव नियत रहेगा। अंदर गैस कुछ भी ले रखी हो उससे क्या फर्क पड़ता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश तो भैया इतना ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना ही रहेगा, ये हमेशा फिक्स होता है। ये किसी भी गैस को बदलने पर बदलता नहीं है। सभी गैसों के अंदर पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन, सभी गैसों के अंदर पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन, उसका आवेश और उसका द्रव्यमान सदैव, उसका अनुपात समान रहता है। तो ये सदैव नियत रहता है बेटा। तो ये ध्यान रखना है, कैथोड किरणों के लिए E/m का मान गैस इलेक्ट्रोड पर निर्भर नहीं करता, मतलब कि गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। इससे यह प्रदर्शित होता है कि सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कैथोड किरण प्रयोग से यह साबित होता है बेटा कि सभी परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1837 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1837 गुना होता है। तो प्रोटॉन के द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में बेटा ये संबंध होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ये होता है बेटा प्रोटॉन का द्रव्यमान। ये ध्यान रखना बेटा, प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में ये संबंध है, इन दोनों में ये संबंध होता है। तो कैथोड किरण प्रयोग से हमें ये बात ध्यान रखनी, इन दोनों के द्रव्यमान इतने होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट क्या था? ऋणात्मक आवेशित कण को नेगेट्रॉन बोला थॉमसन ने और बाद में स्टोनी ने इसका नाम क्या रखा? इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, कैथोड किरणों के लिए E/m का मान नियत होता है, चाहे कोई भी गैस ले लो। दूसरा पॉइंट क्लियर। चलो, पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर, क्लियर। चलो तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा बेटा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान में ये संबंध होता है। ये तीसरा पॉइंट क्लियर, क्लियर है ना? मुझे थम्स अप दिखाते जाओ, अरे मुझे फटाफट थम्स अप दिखाते जाओ। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? कैथोड किरण से प्राप्त होने वाले जो नेगेटिव कण थे उनको नेगेट्रॉन बोला थॉमसन ने, क्लियर। बाद में स्टोनी ने उनको क्या बोला? बाद में स्टोनी ने उनको इलेक्ट्रॉन नाम दिया, क्लियर, याद रखना। दूसरा पॉइंट बेटा, कैथोड किरण के लिए E/m का मान नियत होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए E आवेश जो होगा वो सदैव वही रहेगा, चाहे कोई भी गैस ले लो। इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान वही रहेगा, चाहे कोई भी गैस ले लो। आवेश और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का नियत रहता है, तो ये वाला मान नियत आएगा। कैथोड किरणों के लिए E/m का मान सदैव क्या होता है? नियत होता है। तो ये ध्यान रखना है। चलो, द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान में ये संबंध होता है, ये ध्यान रखना है। चलो अगला, इलेक्ट्रॉन का गतिशील द्रव्यमान। आपने बच्चों भौतिक विज्ञान में एक पॉइंट पढ़ा होगा, जब भी कोई कण गति करता है तो उसका द्रव्यमान, गतिशील द्रव्यमान अलग होता है, और जब भी कोई विराम अवस्था में होता है तो उसका द्रव्यमान अलग होता है।
कितने बच्चों ने फिजिक्स में ये बात सुन रखी है कि यदि कोई मान लो वस्तु, मान लो मैं अपनी बात करता हूं, मान लो अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं तो मेरा द्रव्यमान अलग होगा, और मान लो अगर मैं भाग रहा हूं तो भागने के दौरान मेरा द्रव्यमान अलग होगा। गति करूंगा तो द्रव्यमान अलग, और अगर स्थिर रहूंगा तो द्रव्यमान अलग। अगर मैं विराम अवस्था में ऐसे रेस्ट कर रहा हूं तो विराम अवस्था में द्रव्यमान अलग होगा, और अगर मैं गति कर रहा हूं तो द्रव्यमान मेरा अलग होगा। तो इलेक्ट्रॉन का भी जब गति करता है इलेक्ट्रॉन, तो उस दौरान द्रव्यमान जो होता है वो इस फॉर्मूले द्वारा ज्ञात होता है। तो बेटा गतिशील इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उसका ये फॉर्मूला होता है, उसे याद रखना है बेटा। यहाँ पे v का मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग, गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग, और c का मतलब होता है प्रकाश का वेग। क्या होता है बेटा? प्रकाश का वेग, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 1 - v/c ये हो जाएगा फॉर्मूला। क्लियर? चलो, तो इसका आपने 1 - v/c, इसका आपने अंडर रूट ले लिया। ऊपर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान m0। क्लियर? चलो, अब बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, यदि मान लो इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के तुल्य है। प्रकाश का वेग समझते हो? प्रकाश का वेग कितना होता है पता है ना आपको? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि बच्चों इलेक्ट्रॉन का वेग और प्रकाश का वेग अगर मान लो बराबर हो जाए, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग और प्रकाश का वेग यदि बराबर हो जाए, v और c यदि बराबर हो जाए, तो एक में से एक गया तो 0, नीचे आ जाएगा 0, और इस पूरे का आंसर किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाओगे तो आंसर क्या आएगा? अनंत आएगा। तो गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यदि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से गति करता है, मतलब कि v और c का मान किसी इलेक्ट्रॉन के लिए मान लो बराबर है, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो v = c, तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाओगे तो अनंत आएगा। तो गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? अनंत। समझ में आया? और मान लो यदि इलेक्ट्रॉन का वेग c के वेग से बहुत ज्यादा है, मान लो ये वाला मान बड़ा है और ये वाला मान छोटा है, तो ये वाला मान बड़ा, ये वाला छोटा, मतलब कि ये पूरी संख्या क्या आएगी? बड़ी होती जाएगी। तो एक में से ये बड़ा मान घटाओगे तो भैया ये पूरा मान छोटा आएगा, और अगर ये मान छोटा होगा तो ये पूरा गतिशील द्रव्यमान बहुत ज्यादा आएगा। आप उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे, ये काल्पनिक हो जाएगा बेटा। ऐसा द्रव्यमान बेटा क्या हो जाएगा? काल्पनिक। तो आप जरा सोचो, यदि ये वाला वेलोसिटी इस वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए, प्रकाश के वेग से इलेक्ट्रॉन का वेग ज्यादा हो जाए, तो जैसे जैसे ये वाला मान बढ़ेगा वैसे से 1 में से ये वाली संख्या घटाओगे तो ये वाला मान कम हो जाएगा, और अगर ये वाला मान कम होगा तो ये वाला मान बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये द्रव्यमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बेटा। तो आप इस द्रव्यमान को आप क्या बोलेंगे? काल्पनिक द्रव्यमान। ये काल्पनिक बात हो जाएगी बेटा। क्लियर? चल, अब हम बात करते हैं आगे की। एनोड किरण प्रयोग में किरणों का निर्माण करने वाले कणों के लिए E/m का मान विसर्जन नलिका में ली गई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगर बात करें बच्चों एनोड किरणों की, अगर मैं बात करूं एनोड किरणों की, बेटा एनोड किरणें जो होती हैं ये धनावेशित कणों से मिल करके बनी होती है। एनोड किरणों पे कौन सा आवेश होता है बेटा? धनावेश। एनोड किरणें धनावेशित कणों से मिल करके बनी होती है, और ये धनावेशित कण किससे प्राप्त होते हैं? ये धनावेशित कण आपने जो कैथोड किरण नली में जो गैस ले रखी है उस गैस से प्राप्त होते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, एनोड किरणें जो होती हैं, एनोड किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, और कैथोड किरणें किससे मिलकर के बनी होती हैं? कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से
मिलकर बनी होती है। कैथोड किरणें ऋणावेश कणों से मिलकर के बनी होती हैं और एनोड किरणें धनावेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं। एनोड किरणें धनावेशित कणों से मिलकर के बनी होती है और कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं। तो ये जो बच्चों एनोड किरणें जो कैथोड की तरफ जा रही हैं, ये धनावेशित कणों से मिलकर के बनी होती है। और ये जो धनावेशित कण है, ये जो धनावेशित कण है, ये धनावेशित कण गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ये जो धनावेशित कण है बच्चों, ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। जैसे मान लो आपने हाइड्रोजन गैस ली, तो हाइड्रोजन गैस से प्राप्त होने वाला धनावेशित कण क्या हो जाएगा? H+। मान लो आपने हीलियम गैस ली, तो हीलियम गैस से प्राप्त होने वाला धनावेशित कण क्या हो जाएगा? He+। मान लो आपने नाइट्रोजन गैस ली, तो नाइट्रोजन गैस से प्राप्त होने वाला धनावेशित कण क्या हो जाएगा? Nitrogen+। मान लो आपने ऑक्सीजन गैस ली, तो ऑक्सीजन गैस से प्राप्त होने वाला धनावेशित कण क्या हो जाएगा? O+। आप कैथोड किरण प्रयोग के अंदर, आप इस नली के अंदर अलग अलग गैसें लेंगे, तो अलग अलग गैसों के लिए प्राप्त होने वाला धनावेशित कण अलग अलग हो जाएगा। और इन कणों के लिए आवेश बटा द्रव्यमान का मान E/m का मान अलग अलग प्राप्त होगा। ये भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। बेटा ध्यान रखना, क्योंकि जितनी भी एनोड किरणें हैं वो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग E/m का मान प्रदर्शित करती है। अगर आपने हाइड्रोजन गैस ले ली, तो यहाँ पे जो द्रव्यमान आएगा वो हाइड्रोजन गैस का आएगा। अगर आपने हीलियम गैस ले ली, तो यहाँ पे द्रव्यमान हीलियम गैस का आएगा। अगर आपने नाइट्रोजन ले ली, यहाँ पे द्रव्यमान नाइट्रोजन का आएगा। अगर आपने ऑक्सीजन ले ली, तो यहाँ पे द्रव्यमान ऑक्सीजन का आएगा। मतलब कि अलग अलग गैसों के लिए E/m का मान भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि अलग अलग गैसों के लिए प्राप्त होने वाले कणों का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। तो आप यहां लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग गैसों के लिए प्राप्त द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। तो यदि आपने कैथोड किरण प्रयोग के अंदर, यदि आपने उस नलिका के अंदर, इस नली के अंदर मान लो आपने हाइड्रोजन गैस ली, तो आपको H+ आयन मिलेगा। मान लो इस प्रयोग के अंदर आपने हीलियम गैस ली, तो आपको He+ आयन मिलेगा। मान लो आपने इस प्रयोग के अंदर नाइट्रोजन गैस ली, तो N+ आयन मिलेगा। अलग अलग कण मिलेंगे, अलग अलग द्रव्यमान के कण मिलेंगे, प्रत्येक कण का द्रव्यमान अलग अलग। तो अलग अलग गैसों के लिए द्रव्यमान अलग अलग होगा, और अगर द्रव्यमान अलग अलग होगा तो E/m का मान भी भिन्न भिन्न होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, एनोड किरणों के लिए E/m का मान भिन्न भिन्न, लेकिन कैथोड किरणों के लिए E/m का मान क्या होता है? समान होता है, चाहे आप कोई भी गैस ले लो। तो यही तो यहाँ पर लिखा गया है कि एनोड किरण प्रयोग में किरणों का निर्माण करने के लिए E/m का मान विसर्जन नलिका में गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात धनात्मक कण भिन्न भिन्न गैसों में भिन्न भिन्न होते हैं। धनात्मक कण भिन्न भिन्न गैसों में भिन्न भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन गैस में धनात्मक कण H+, हीलियम गैस में धनात्मक कण He+, नाइट्रोजन गैस में धनात्मक कण N+, ऑक्सीजन गैस में धनात्मक कण O+। अलग अलग गैसों में धनात्मक कण अलग अलग, उनका द्रव्यमान अलग अलग, तो E/m का मान भी अलग अलग। अतः प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। अच्छा, सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? सबसे कम द्रव्यमान होता है, सबसे कम द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन का। सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? सबसे कम द्रव्यमान हाइड्रोजन का होता है। सबसे कम द्रव्यमान बच्चों किसका होता है? हाइड्रोजन का। यदि हाइड्रोजन का द्रव्यमान सबसे कम है,
यदि m का मान सबसे कम है तो E बटा m का मान हाइड्रोजन के लिए सबसे ज्यादा आएगा। तो सबसे ज्यादा E बटा m का मान किसके लिए होगा? जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा। और द्रव्यमान सबसे कम किसका होता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के लिए द्रव्यमान m सबसे कम होता है और जिसका द्रव्यमान सबसे कम उसके लिए E बटा m का मान सबसे ज्यादा होता है। तो ये बेटा ध्यान रखना है। तो ये बच्चों गोल्डन की पॉइंट्स है। देखो क्या लिखा हुआ है, गोल्डन की पॉइंट्स। आप कैथोड किरण प्रयोग के अंदर, आप एनोड किरण प्रयोग के अंदर कुछ भी पढ़े ना पढ़े, ये पॉइंट्स जरूर पढ़ना बेटा। चलिए अब हम आते हैं बच्चों परमाणु के मॉडल पे। बच्चों एक बार जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हो गई, एक बार जब बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो अब वैज्ञानिकों में फाइटिंग चल रही थी। अब वैज्ञानिकों में फाइटिंग चलना चालू हो गया। अब वैज्ञानिकों में फाइटिंग क्या चल रही थी? अब वैज्ञानिकों में फाइटिंग चल रही थी कि भैया परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित है। अब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित है उसके लिए वैज्ञानिकों में फाइटिंग चल रही थी। तो सबसे पहले अपना मॉडल लेकर के सामने आए थॉमसन। सबसे पहले थॉमसन अपना परमाणु मॉडल लेकर के आए। वैज्ञानिकों में इस बात को लेकर के फाइटिंग चल रही थी कि भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे होंगे, कोई बोल रहा नहीं ऐसे होंगे, कोई बोल रहा नहीं ऐसे व्यवस्थित होंगे। सब लोगों में अलग चलना चालू हो गया। अब वैज्ञानिकों में फाइटिंग क्या चल रही थी? अब वैज्ञानिकों में फाइटिंग चल रही थी कि भैया परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित है। अब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित है उसके लिए वैज्ञानिकों में फाइटिंग चल रही थी। तो सबसे पहले अपना मॉडल लेकर के सामने आए थॉमसन। सबसे पहले थॉमसन अपना परमाणु मॉडल लेकर के आए। वैज्ञानिकों में इस बात को लेकर के फाइटिंग चल रही थी कि भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे होंगे, कोई बोल रहा नहीं ऐसे होंगे, कोई बोल रहा नहीं ऐसे व्यवस्थित होंगे। सब लोगों में अलग अलग अपनी अपनी बात को लेकर के मतलब बहस चल रही है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल दिया। सबसे पहले थॉमसन ने दिया, फिर इसमें दूसरे वैज्ञानिक कौन है? रदरफोर्ड। फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया। फिर इसमें तीसरे वैज्ञानिक कौन थे? बोर। बोर का परमाणु मॉडल आया। फिर इसमें चौथे वैज्ञानिक कौन थे? श्रोडिंगर, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग। ये भी परमाणु की संरचना को बताने के लिए इन्होंने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए। तो जिसमें हम बोलते हैं क्वांटम मॉडल। इस मॉडल को हम बोलते हैं परमाणु का क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल भी आएगा। तो सबसे पहला जो प्रयास था बेटा जो हम पढ़ते हैं अपनी किताबों में वो था थॉमसन का। तो थॉमसन लेकर के आया अपना सबसे पहला मॉडल। इस मॉडल में मैं बेटा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आपको पहले से बताया थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने सर्वप्रथम परमाणु का विस्तृत मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु गोलाकार कण है जिसमें धन आवेश समान रूप से, सम्मित मतलब कि समान रूप से, जिसमें धनावेश समान रूप से व्यवस्थित है तथा इलेक्ट्रॉन कुछ स्थानों पर उपस्थित होते हैं। तो भैया इनका कहना यह कि इस पूरे गोलाकार परमाणु में धनावेश एक समान रूप से वितरित होता है। जैसे कि हम तरबूज की बात करते हैं, तरबूज को आधा काटो, जितना भी लाल लाल भाग है वो एक समान रूप से व्यवस्थित होता है। तो जो लाल लाल भाग एक समान रूप से व्यवस्थित है ना, वही होता है बेटा धनावेश परमाणु के अंदर। तो यहाँ होता है धनावेश, धनावेश एक समान रूप से व्यवस्थित है, जिसको आप तरबूज में लाल लाल भाग जो है उसके समान मान सकते हो। और जो काले काले बीज है उनको आप क्या मान सकते हो? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कुछ कुछ स्थानों पर उपस्थित होते हैं। परमाणु के इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल बोला गया या रेजिन पुडिंग मॉडल बोला गया। प्लम का मतलब समझते हो ना, बीज, काले बीज। तो काले बीज के समान ये मॉडल यहाँ पर तरबूज में जो काले बीज हैं उनके समान ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे परमाणु में व्यवस्थित होते हैं। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल
वाटरमेलन, वाटरमेलन मतलब कि तरबूज मॉडल के नाम से जाना गया। इस मॉडल की कमियां थी, इस मॉडल का महत्वपूर्ण दोष यह था कि द्रव्यमान को परमाणु में समान रूप से वितरित माना गया। इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी कि इसने द्रव्यमान को पूरे परमाणु में एक समान रूप से वितरित माना। आगे आपको बताऊंगा मैं कि भैया नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे क्या होता है, खाली स्थान। तो आगे कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके ये साबित किया कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। तो भैया इसकी बात तो गलत साबित हो जाएगी। ये तो बोल रहा है कि द्रव्यमान पूरे परमाणु में एक समान रूप से वितरित है। भैया यहाँ पे समान रूप से कहाँ वितरित है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे देखो खाली जगह बहुत सारी। अगर खाली स्थान उपस्थित है तो द्रव्यमान समान रूप से वितरित कहाँ हुआ। तो भैया इसने जो द्रव्यमान को एक समान रूप से माना, जैसे कि तरबूज के अंदर आप देखो लाल भाग जो होता है वो पूरा का पूरा एक समान रूप से वितरित होता है, वैसे कि वैसे यहाँ पर धनावेशित भाग पूरे परमाणु में एक समान रूप से वितरित है। तो गलत हो जाएगा, परमाणु का अधिकांश भाग तो खाली होता है। ये बाद में अभी कुछ रदरफोर्ड वगैरह के प्रयोग होंगे, उससे साबित भी होगा कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, भरा हुआ नहीं है। इसके अलावा परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका। स्थायित्व का मतलब होता है बच्चों परमाणु के आराम की स्थिति को नहीं समझा सका। क्या परमाणु का अस्तित्व है या नहीं, अस्तित्व अस्तित्व को नहीं समझा सका। अस्तित्व का मतलब होता है बेटा ऐसे समझो कि जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि मेरा अस्तित्व क्या है, तो भाई मेरा अस्तित्व आपके सामने, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, यही है मेरा अस्तित्व। मेरा अस्तित्व इस दुनिया के सामने क्या है, आप क्या बोलोगे, हाँ भाई विपिन चौबेसा सर हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, डाउट नेट में पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री हमको पढ़ाते हैं, हमको पढ़ना अच्छा लगता है, उनके पास हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। मतलब कि विपिन चौबेसा सर का स्थायित्व कहाँ हुआ, डाउट नेट में। अस्तित्व कहाँ है उनका, डाउट नेट। अस्तित्व है ना भाई, कहीं ना कहीं तो सर का अस्तित्व है। मान लो पार्थ सर पढ़ा रहे, पार्थ सर आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे, पार्थ सर का अस्तित्व है तभी तो वो आपको पढ़ा रहे। अस्तित्व मतलब कि वो उस दुनिया में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो भैया परमाणु तो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, उसके स्थायित्व को, उसके एग्जिस्टेंस को, उसके अस्तित्व को ये मॉडल नहीं समझा पाया। कैसे अस्तित्व में होता है, उसका स्थायित्व कैसे होता है, वो नहीं समझा पाया मॉडल। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पे, और वो है रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड ने बच्चों एक प्रयोग किया, उस प्रयोग ने उसने अल्फा पार्टिकल की सोने की पन्नी पर बौछार की। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में परमाणु की संरचना को बताने के लिए अल्फा पार्टिकल की सोने की इस पन्नी पर, पतली सोने की पन्नी पर अल्फा पार्टिकल की बौछार की। और उन्होंने इस प्रयोग के दौरान क्या किया, ये जो सोने की पन्नी है उसके पीछे उन्होंने पर्दा लगा दिया, ZNS का पर्दा लगा दिया। ZNS का पर्दा क्यों लगाया, क्योंकि जो भी अल्फा पार्टिकल यहां जाएंगे हो सकता है वो पीछे निकल जाए, तो भैया वो स्क्रीन से टकरा करके जितनी भी ऊष्मा निकल रही है उसको अवशोषित कर ले, उस ऊष्मा से कोई विस्फोट ना हो जाए, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए, तो उस ऊष्मा को अवशोषित कर ले, उस ऊष्मा को कम करके किसी तरह का विस्फोट, किसी तरह की हानि ना हो, उस हानि को रोकने के लिए ZNS का पर्दा यहाँ पे लगाया गया। जहां पर भी ये अल्फा कण टकराएंगे वहां पे प्रतिदीप्ति उत्पन्न करेंगे, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करेंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि हाँ भैया यहाँ पे अल्फा कण पीछे की तरफ आ गए। तो जिंक सल्फाइड का पर्दा इसलिए लगाया गया है क्योंकि जितने भी अल्फा कण आ करके सीधे निकल जाएंगे उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचान करना, तो भैया जब वो यहाँ टकराएंगे तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करेंगे, चमक उत्पन्न करेंगे। जिस भी पॉइंट पर वो यहाँ पे चमक उत्पन्न करेंगे उसको आप नोट कर लेना। यहाँ पे चमक उत्पन्न की तो नोट कर लिया, मतलब कि हमको दिखाई दे रहा है कि भैया सीधे अल्फा कण आए और पीछे पर्दे पर टकरा है, तो ये हमको ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, वृत्ताकार प्रतिदीप्त स्क्रीन, ये स्क्रीन है। प्रतिदीप्त मतलब कि जो लाइट उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करने वाली स्क्रीन, प्रकाश उत्पन्न करने वाला स्क्रीन।
प्रतिदीप्त मतलब कि प्रकाश उत्पन्न करने वाला, प्रकाश उत्पन्न करना, प्रतिदीप्ति मतलब कि प्रकाश, प्रतिदीप्ति मतलब कि प्रकाश उत्पन्न करना, प्रकाश मान लो। तो जैसे ही अल्फा कण इस जेडनेस पर टकराते हैं तो इस जिंक सल्फाइड के पर्दे पर यहाँ पर जहां पे भी टकराएंगे वहां पे क्या उत्पन्न करेंगे, चमक उत्पन्न करेंगे, प्रकाश उत्पन्न करेंगे। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। अल्फा कण का स्रोत, अल्फा कण की बौछार करने के लिए आपने क्या उपयोग में लिया, रेडियम। रेडियम एक ऐसा परमाणु है जो कि अल्फा कणों को उत्सर्जित करता है। ये एक रेडियोधर्मी पदार्थ है बेटा। क्या है, रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ वे हैं जो कि प्राकृतिक रूप से हानिकारक विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो ये वाले भाई साहब क्या कर रहे हैं, अल्फा कण, बीटा कण, ऐसे अलग अलग हानिकारक विकिरणों का उत्सर्जित करने वाले रेडियोधर्मी कणों का इनका नेचर होता है। तो ये रेडियोधर्मी प्रकृति के होते हैं, ये अल्फा कण को उत्सर्जित करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे अंदर रेडियम ले लिया तो भैया ये रेडियम जो होगा वो यहाँ से अल्फा कण को उत्सर्जित करेगा, यहाँ से आप अल्फा कण की बौछार करेंगे। तो हुआ क्या, इस प्रयोग में अल्फा कण की बौछार की गई। अच्छा, यहाँ पे एक बच्चों स्लिट रखी गई, स्लिट मतलब कि छिद्र, इस छिद्र से होकर के अल्फा कण गुजरे। क्योंकि होगा क्या, अगर मान लो आपने छिद्र से अल्फा कणों को नहीं गुजारा तो अल्फा कण इधर उधर फैलने लग जाएंगे। तो आसपास के जो भी मनुष्य हैं, जो वैज्ञानिक के काम करने वाले, जो भी हमारे हेल्पर्स होंगे, सपोर्टर होंगे, उनको क्या हो सकता है, नुकसान। तो ये आवश्यक है कि अल्फा कण सीधी रेखा में जाए। अगर आपने ये स्लिट उपयोग में नहीं ली, स्लिट मतलब कि छिद्र वाला ये जो स्क्रीन है, इसको अगर आपने उपयोग में नहीं लिया, इस प्लेट को अगर आपने उपयोग में नहीं लिया तो हो सकता है अल्फा कण ऐसे 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 फैले और यहाँ पे जो मनुष्य हैं, व्यक्ति जो है, उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो इससे बचने के लिए आपने यहाँ पे ये स्लिट ले रखी है। स्लिट लेने से क्या होगा बेटा, स्लिट लेने से अल्फा कण जो होंगे वो सीधे एक लाइन में ही निकलेंगे। स्लिट का मतलब यहाँ पे छिद्र, ये जो पट्टी है उस पट्टी में यहाँ छिद्र। अच्छा, अल्फा कण क्या होते हैं, अल्फा कण बच्चों ये होते हैं, अल्फा कण का चिन्ह होता है ये। अल्फा कण जो होते हैं बेटा ये हीलियम का नाभिक होता है। तो इसका नाभिक होता है बेटा, अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। ये द्विआवेशित हीलियम कण है, मतलब कि जब हीलियम पर +2 आवेश होगा ना तो ऐसे कण को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कण बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं अल्फा कण। तो हीलियम पर जब भी +2 आवेश होगा तो द्विआवेशित हीलियम कण जो होगा यही कहलाएगा बेटा अल्फा कण। हीलियम कण ऐसा होता है, हीलियम का चिन्ह ऐसा होता है, ये हीलियम होता है। चल, अब इस प्रयोग में हुआ क्या, तो इस प्रयोग में ये देखा गया कि जब रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया तो अधिकांश अल्फा कण ऐसे थे जो कि सीधे पार होकर के निकल गए और जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकरा गए। तो ये जो जिंक सल्फाइड का पर्दा था, इस पर्दे पर जाकर के टकराए अधिकांश अल्फा कण। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कि यहाँ सीधे गए लेकिन एक निश्चित कोण से विचलित हो गए, और 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो कि पुनः अपनी दिशा में लौट आया। तो ये सारे प्रेक्षण जो है वो यहाँ पे हमने लिखे। तो रदरफोर्ड ने बताया कि अधिकांश अल्फा कण 99.9% ज्यादातर मैक्सिमम ऐसे थे जो कि सीधे बिना विचलन के निकल गए, बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कि कुछ कोण से विक्षेपित हुए, और बहुत ही कम अल्फा कण ऐसे थे 20,000 में से एक जो कि पन्नी से गुजर नहीं पाए और पुनः अपनी दिशा में लौट करके आ गए, मतलब कि फिर से यहाँ आ गए, रिटर्न हो गए, वापस से पीछे आ गए। तो भैया ये सारी बातें पुनः अपने पथ में अत्यधिक विचलन दिखाते हैं 90 डिग्री से अधिक, और कुछ कण तो वापस उसी दिशा में आते हैं, कुछ कण तो पुनः उसी दिशा में लौट आए। तो कुछ तो 180 डिग्री से विचलन प्रदर्शित करते हैं, कुछ 90 डिग्री से ज्यादा का ये विचलन है ना, 90 डिग्री मतलब ये 90 डिग्री से भी ज्यादा का विचलन प्रदर्शित किया यहाँ पे। तो यही बात लिखी हुई है, अर्थात 180 डिग्री से विक्षेपित हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना बेटा। तो ये वो प्रयोग है, देख सकते हो आप कि भाई सोने की पन्नी के अंदर हुआ क्या होगा। तो ये वो चित्र है बच्चों जो आपको ये बताएगा कि सोने की पन्नी के अंदर क्या हुआ। तो आप देखो अधिकांश अल्फा कण ऐसे हैं जो कि सीधे बाहर निकल गए बिना विचलन के। तो ये अल्फा कण, ये अल्फा कण, ये अल्फा कण, ये सारे अल्फा कण बिना किसी विचलन के सीधे निकल गए। देखो
अविचलित अल्फा कण बिना किसी विचलन के निकल गए। अविचलित अल्फा कण, अविचलित अल्फा कण बिना किसी विचलन के सीधे निकल गए। इनको अंग्रेजी में बोलते हैं अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स, बिना किसी विचलन के निकलने वाले। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि एक छोटे से कोण से विचलित हुए, छोटे से कोण से विचलित हुए, तो स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, थोड़े से कोण से विचलित हुए। कम विचलित अल्फा कण थोड़े से विचलित हुए, स्लाइटली डिफ्लेक्टेड। और कुछ अल्फा कण ऐसे भी थे जो कि बहुत ज्यादा विचलित हुए, देखो बहुत ज्यादा विचलित हुए। तो ये बच्चों यहाँ पे हमको ध्यान रखना है। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण थोड़े से कोण से विचलन प्रदर्शित किए, और एक अल्फा कण ऐसा था जो कि बहुत ज्यादा विचलन प्रदर्शित कर रहा था। तो ये बच्चों यहाँ पर प्रयोग के ऑब्जर्वेशन है। अब इस प्रयोग के जो प्रेक्षण है, इन सारी चीजों से क्या निष्कर्ष निकला, चलो इससे क्या निष्कर्ष निकले, इस प्रयोग से क्या रिजल्ट निकले, चलो अब हम देखते हैं इससे रिजल्ट क्या निकले। इससे रिजल्ट निकले, पहला, अधिकतर अल्फा कण जो थे वो धातु की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए सीधे के सीधे जाकर के ZnS के पर्दे पर टकरा गए। किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं हुआ, सीधे जाकर के जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो सीधे जाकर के ZnS के पर्दे पर टकराते हैं, मतलब कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है बच्चों, खाली। आप मुझे एक बात बताओ, यदि मैं जाकर के सामने टकराता हूं, मतलब बीच में अगर कुछ होगा, मैं अगर मान लो चल रहा हूं, ऐसे समझो, मान लो मैं यहाँ पे चल रहा हूं, अगर बीच में कुछ होगा तो मैं जाकर के टकरा जाऊंगा। लेकिन मान लो अगर बीच में कुछ भी नहीं तो मैं सीधा चलता जाऊंगा, चलता जाऊंगा, चलता जाऊंगा। ऐसे ही हुआ, अल्फा कण सीधे चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, जिंक सल्फाइड पर टकरा गए। मतलब कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या था, खाली। अगर परमाणु के अंदर कुछ होता तो अल्फा कण जाते, टकराते और वहां रुक जाते, या ऐसा कुछ होता। मान लो मैं, ये पेन है, पेन को अगर मान लो मैं ऐसे फेंकता हूं, अगर सामने कोई पर्दा होगा तो पेन टकरा करके वापस आ जाएगा। लेकिन सामने अगर कोई पर्दा नहीं है तो ये पेन सीधा निकल जाएगा, आर पार हो जाएगा। तो परमाणु के अंदर भी ऐसा ही हुआ, जितने भी अल्फा कण थे ना, सारे परमाणु के अंदर आर पार निकल गए। मतलब कि परमाणु का भाग क्या था, खाली। परमाणु के अंदर कुछ नहीं था, इसीलिए अल्फा कण सीधे निकल गए बेटा। तो अधिकांश भाग क्या था, खाली। अधिकांश भाग यहाँ पे था खाली। चलो दूसरा, कुछ अल्फा कण इनके वास्तविक पथ से कुछ कोण पर विक्षेपित हुए, बिल्कुल सही, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए। कुछ अल्फा कण ऐसे जो कि गए और थोड़े से कोण पर विचलित हो गए। इससे निष्कर्ष निकलता है कि समस्त धनावेश संकेंद्रित होता है तथा इस धनावेश द्वारा घेरा गया स्थान परमाणु में बहुत कम है। अब देखो बेटा, ये पॉइंट बोलना चाह रहा है कि अल्फा कण जो था ना बेटा, अल्फा कण होता है बेटा धनावेशित कण। अल्फा कण क्या होता है, धनावेशित कण। देखो 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 देखो, अल्फा कण क्या है, अल्फा कण है धनावेशित कण, द्विधनावेशित कण, धनावेश है। यदि ये धनावेश कहीं पर, अगर ये धनावेश कहीं पर थोड़ा सा विक्षेपित होता है, अगर कोई धनावेश विक्षेपित होता है, मान लो ये धनावेशित कण यहाँ पे सीधा जा रहा है और मान लो यहाँ जाकर के थोड़ा सा विक्षेपित होता है, इसका मतलब निश्चित तौर पर यहाँ पर भी क्या उपस्थित है, धनावेश उपस्थित है। ये धनावेश यहाँ गया गया गया, इस धनावेश से प्रतिकर्षित होगा, प्रतिकर्षित होगा तो इस कोण से विचलित हो जाएगा। मतलब परमाणु के अंदर निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऐसा भाग है जहां पर धनावेशित उपस्थित है। आप खुद सोचिए, यदि कोई अल्फा कण से जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है और अचानक मान लो यहां से ऐसे प्रतिकर्षित हो गया, प्रतिकर्षित हुआ, कब होगा, जब यहाँ पे कुछ ना कुछ धनावेशित भाग उपस्थित है। वही बात लिखी हुई है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समस्त धनावेश संकेंद्रित होता है। परमाणु के अंदर किसी केंद्र में धनावेशित भाग होता है और इस धनावेश द्वारा घेरा गया स्थान परमाणु में बहुत कम होता है। ये जो धनावेश होता है ना बेटा, ये धनावेश बहुत कम भाग में होता है बेटा। जब धनावेशित अल्फा कण इस बिंदु के समीप आते हैं, ये धनावेशित अल्फा कण जो है
जैसे इस पॉइंट के नजदीक जाते हैं तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। ये और ये दोनों क्या अनुभव करते हैं, इनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण के कारण ही ये अल्फा पार्टिकल जो है वो विक्षेपित हो जाते हैं, अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना। परमाणु में धनावेश भारी द्रव्यमान का एक छोटे से आयतन का घेरा नाभिक कहलाता है। मतलब कि परमाणु में जो ये छोटा सा धनावेशित संकेंद्रित भाग है, धनावेशित संकेंद्रित भाग जो है, इसी संकेंद्रित छोटे से भाग को, छोटा सा धनावेशित संकेंद्रित भाग जो है, इसी भाग को हम क्या बोलते हैं बेटा, नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नाभिक। तो ये नाभिक कहलाता है, नाभिक कहलाता है। और ये नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। तो बेटा ये इसका दूसरा निष्कर्ष है। चलो तीसरा क्या है, बहुत ही कम अल्फा कण बहुत अधिक विक्षेपित होते हैं। मैंने आपसे बोला था ना कि 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा है जो कि लगभग 180 डिग्री के कोण पर विचलन प्रदर्शित करता है। तो ये अल्फा कण धनावेश 180 डिग्री कोण पर विचलन प्रदर्शित करता है, अपने पथ पर वापस लौट जाता है। मतलब कि जहां से आया था वहीं पे वापस लौट जाएगा। अर्थात नाभिक जो होता है वो ठोस होता है तथा अल्फा कण भारी धनावेशित द्रव्यमान से सीधे टकराकर वापस लौट जाते हैं। चौथा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाभिक का आयतन जो होता है वो बहुत कम होता है बच्चों, बहुत कम। नाभिक जो होता है बेटा वो बहुत छोटे आयतन में होता है। परमाणु के अंदर नाभिक जो होता है, नाभिक की तरफ अल्फा पार्टिकल जा रहा है ना, तो बेटा निष्कर्ष निकला कि ये नाभिक जो होता है ना, ये नाभिक बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। तो बहुत कम आयतन होता है इसका, परमाणु के कुल आयतन की तुलना में बहुत छोटा होता है। ऐसे समझो बच्चों, जैसे मान लो मैंने एक क्रिकेट का ग्राउंड ले लिया। कौन सा है, क्रिकेट का ग्राउंड। मैं आपको बताता हूं, क्रिकेट का जो ग्राउंड है ना बेटा, ऐसे समझो बेटा कि ये 5 मीटर रेडियस का क्रिकेट का कोई ग्राउंड है। 5 मीटर रेडियस, 5 किलोमीटर, ऐसे समझो बेटा कि 5 किलोमीटर रेडियस वाला त्रिज्या वाला क्रिकेट का कोई ग्राउंड है। इस 5 किलोमीटर त्रिज्या वाले ग्राउंड में अगर बीच में मैं कोई टेनिस की बॉल रख दूं, टेनिस की बॉल, तो आप सोचो ये टेनिस की बॉल आपको 5 किलोमीटर की त्रिज्या वाले इस ग्राउंड में बीचों बीच रखी, कितनी छोटी नजर आएगी। तो 5 किलोमीटर की ये जो त्रिज्या वाला ग्राउंड है उसके बीच में आप टेनिस की बॉल रख दो, इतना छोटा नाभिक होता है। तो परमाणु की तुलना में नाभिक इतना छोटा होता है। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि एक 5 किलोमीटर त्रिज्या का क्रिकेट ग्राउंड है। इमेजिन कर पा रहे हो क्या बच्चों, मेरी बातों को आप सोच पा रहे हो? मुझे लाइव चैट के अंदर थम्स अप दिखा दो फटाफट। 5 किलोमीटर त्रिज्या का एक बड़ा सा ग्राउंड और उसके बिल्कुल केंद्र में एक छोटी सी टेनिस की गेंद। उस त्रिज्या के मुकाबले, उस ग्राउंड की त्रिज्या जो है, उस ग्राउंड के मुकाबले बीच में केंद्र में टेनिस की बॉल कितनी छोटी होगी, इतना छोटा होता है नाभिक परमाणु की तुलना में। तो ये पूरा तो हो जाएगा परमाणु, मान लो इसको मान लो परमाणु, और परमाणु के केंद्र में टेनिस की बॉल को मान लो नाभिक। टेनिस की बॉल हो जाएगी नाभिक। समझ में आया? इतना छोटा होता है नाभिक। तो ये बहुत एक छोटे भाग में होता है नाभिक। नाभिक का जो व्यास होता है, डायामीटर, नाभिक का व्यास डायामीटर जो होता है वो 10⁻12 से 10⁻13 इतना सेंटीमीटर होता है, बहुत छोटा। और परमाणु का व्यास जो होता है वो 10⁻8 सेंटीमीटर। सोचो बेटा, परमाणु का व्यास जो होता है वो 10⁻, परमाणु का व्यास जो होता है वो 10⁻, किस त्रिज्या का, 10⁻8 सेंटीमीटर इस व्यास का होता है। और परमाणु का जो व्यास होता है वो 10⁻13 सेंटीमीटर। देखो ये बड़ा है बेटा और ये छोटा है, माइनस में 13 और माइनस में 8, -13 छोटा, -13, देखो 13 तो है लेकिन माइनस में छोटा, ये बड़ा।
तो -8। परमाणु जो होता है वो बड़ा होता है, ऐसे याद रखो, ये बड़ा वाला अंक जो है वो परमाणु का है और छोटा वाला जो है वो नाभिक का है। तो परमाणु की त्रिज्या, परमाणु का व्यास 10⁻⁸ और नाभिक का व्यास 10⁻13। इन दोनों का अनुपात आ जाएगा 10⁵ मतलब कि परमाणु का व्यास नाभिक के व्यास की तुलना में 10⁵ गुना है। इसको ऊपर लेकर के जाओ तो 10⁵ आएगा, इतना ज्यादा है। तो परमाणु का जो व्यास है इसको हम बोलते हैं परमाणु का व्यास, ये परमाणु का व्यास है। और ये क्या है, ये नाभिक का व्यास है। नाभिक के व्यास की तुलना में परमाणु का व्यास 10⁵ गुना है। तो परमाणु का व्यास नाभिक के व्यास की तुलना में 10⁵ गुना, ये ध्यान रखना। तो परमाणु का व्यास नाभिक के व्यास का 10⁵ गुना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है बेटा। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रदरफोर्ड मॉडल से, और वो है नाभिक की त्रिज्या न्यूक्लियन की संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। न्यूक्लियन, नाभिक की त्रिज्या न्यूक्लियन के घनमूल के समानुपाती। न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूक्लियन का मतलब होता है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग। तो न्यूक्लियन का मतलब होता है बेटा नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या का योग। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है बेटा, न्यूक्लियन कहलाता है। तो ए का मतलब है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग न्यूक्लियन होता है, ये ध्यान रखना है बेटा। तो भैया इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे। तो ये जो त्रिज्या होती है नाभिक की, वो न्यूक्लियन की संख्या जो है उसके घनमूल के समानुपाती होती है। तो नाभिक की त्रिज्या किसी भी परमाणु का जो न्यूक्लियन है उस न्यूक्लियन की संख्या के घनमूल के समानुपाती। इसका फॉर्मूला होता है ये, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक स्थिरांक लगता है और इस स्थिरांक का मान होता है बेटा 1.33 इंटू 10⁻13, एक नियतांक। ए क्या है, ए को हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के क्या बनाते हैं, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या जो होती है उसके घनमूल के समानुपाती होती है नाभिक की त्रिज्या। तो ये फॉर्मूला बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि नाभिक की त्रिज्या को आर लिखोगे तो नाभिक की त्रिज्या आर न्यूक्लियन की संख्या के घनमूल के समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक स्थिरांक लगेगा और वो स्थिरांक R0 होगा। इस स्थिरांक का मान जो होता है वो 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। ये होता है बेटा। सेंटीमीटर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और ना भी लिखना चाहो तो चल जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, देखो R बराबर क्या हो जाएगा, R0 का मान 1.33 इंटू 10⁻⁻13 इंटू A⁻1/3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा बेटा फॉर्मूला, ये आ जाएगा फॉर्मूला। R0 की जगह ये पूरा रख दो, A⁻1/3 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको नाभिक की त्रिज्या कैलकुलेट करके देगा। ये फॉर्मूला आपको क्या कैलकुलेट करके देगा बेटा, नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बेटा ध्यान रखें। चलिए, तो अगर मुझे परमाणु का आयतन और नाभिक का आयतन निकालना, तो परमाणु का आयतन किसे निकालोगे, 4/3 पाई r क्यूब बटा 4/3 पाई r क्यूब। तो ये त्रिज्या की जगह आप क्या रख दो, 10⁻⁸। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये से ये पूरा कट जाएगा। परमाणु के लिए कितना आएगा, परमाणु के लिए 10⁻⁸ सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्यूब, बटा नाभिक के लिए 10⁻13 सेंटीमीटर, इसका क्यूब आएगा। कितना आ जाएगा, 10⁻8 -24 डिवाइडेड बाय 13 39 10⁻39
इसको सॉल्व करूंगा तो 10 की घात -24 इंटू -39 जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा 10 की घात +15। मतलब कि परमाणु का आयतन और नाभिक का आयतन ये 10 की घात 15 अनुपात में होता है। तो परमाणु का आयतन, नाभिक का आयतन, इन दोनों का अनुपात लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। मतलब कि परमाणु का जो आयतन है वो नाभिक के आयतन का 10 की घात 15 गुना होता है बेटा, इतना ज्यादा। तो नाभिक के चारों ओर खाली स्थान है, नाभिक के चारों ओर खाली स्थान होता है, उसको बाहरी नाभिकीय भाग बोलते हैं। बिल्कुल सही है। तो नाभिक यहाँ है, इसके चारों ओर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके चारों ओर ये जो स्थान है ये क्या है बच्चों, ये स्थान खाली होता है, खाली स्थान है। इस भाग में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये बाहरी नाभिक भाग में यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या की क्या होती है, बराबर। इलेक्ट्रॉन की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। परमाणु का नाभिकीय भाग परमाणु के द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी है। परमाणु का जितना भी द्रव्यमान होगा वो उसके नाभिक पर निर्भर करता है बेटा। नाभिक के बाहर वाले भाग में क्या है, नाभिक के बाहर का भाग इसके आयतन के लिए उत्तरदायी है। परमाणु का आयतन जो होगा वो नाभिक के आयतन का 10 की घात 15 गुना होता है, ये ध्यान रखना बेटा। चले, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, बंद कक्षाओं में उच्च वेग से चक्कर लगाते हैं एवं इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अपकेंद्रण बल को संतुलित करता है। चले, तो ये बोल रहा है पॉइंट कि नाभिक और नाभिक के चारों ओर यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उच्च वेग से चक्कर लगाते हैं, उच्च वेग से चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लो एक पत्थर को एक रस्सी से बांध लो, अब उस रस्सी को ऐसे ऐसे घुमाओ, पत्थर को ऐसे ऐसे घुमाओ, पत्थर घूमता रहेगा। मान लो अब मैंने पत्थर को ऐसे छोड़ दिया, बाहर जाकर के गिरेगा, तो ऐसे ही होता है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन घूमता जा रहा घूमता जा रहा घूमता जा रहा है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को ऐसे छोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाकर के गिरेगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर जो बल लगता है इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर जो बल लगता है बेटा, इसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या बल लगता है बेटा, अपकेंद्रीय बल। और इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की ओर एक आकर्षण बल भी लगता है। इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की ओर एक आकर्षण बल भी लगता है। मान लो मैं किसी पत्थर को रस्सी से बांध करके ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, तो वो पत्थर तब तक घूमता रहेगा जब पत्थर को अंदर की तरफ आकर्षित करने वाला अभिकेंद्री बल और पत्थर को बाहर की ओर फेंकने वाला अपकेंद्री बल दोनों एक दूसरे को संतुलित करेंगे। तो अंदर की ओर आकर्षित करने वाला बल और बाहर की ओर पटकने वाला बल, फेंकने वाला बल, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो जब तक पत्थर इस वृत्ताकार कक्ष में घूमेगा तब तक बाहर की ओर अपकेंद्री बल और अंदर की ओर लगने वाला, अंदर की तरफ आकर्षित करने वाला अभिकेंद्री बल दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, संतुलित। तो जब ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित करेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहेगा। तो अंदर की ओर लगने वाला आकर्षण बल और बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्री बल ये एक दूसरे को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। यह मॉडल सोलर निकाय के समरूप है। सोलर निकाय क्या, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, बृहस्पति चक्कर लगाता है, मंगल चक्कर लगा रहा है, शुक्र चक्कर लगा रहा है, सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह जैसे चक्कर लगाते हैं, वैसे ही नाभिक को एक सूर्य मान लो, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सौर मॉडल के अनुरूप है। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रह मान लो और सूर्य को, नाभिक को सूर्य के समान मान लो। यह है बच्चों पूरा का पूरा रदरफोर्ड मॉडल। चले, अब यहां से कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलते हैं बेटा, ये सारे नंबर आपको याद रखना। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 1.673 इंटू 10 की घात -27 kg या फिर 1.673 इंटू 10 की घात -24 ग्राम।
ध्यान रखना है। एएमयू की बात करें तो 1.00750 एएमयू। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान। देखो ये वाला द्रव्यमान और ये देखो, ये दोनों लगभग समान है। वो द्रव्यमान और ये द्रव्यमान लगभग समान है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 है, बस इतना सा अंतर है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5, बस इतना सा अंतर, बाकी पूरा सेम है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5, लगभग समान है। यहाँ पे 1.0075 एमयू, 1.0008 एमयू। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान क्या है? लगभग समान। क्लियर? लगभग समान है। हाँ, लेकिन प्रोटॉन की तुलना में ये थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा। लगभग समान है लेकिन ये 3 है तो ये 5 है बेटा, समझ में आया? ये 3 है तो ये 5 है, थोड़ा सा ज्यादा है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन लगभग बराबर है। बात करें इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ग्राम में 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, 0.000549 एएमयू इतना होता है बेटा ये। क्लियर? यहां तक की बात स्पष्ट? चलिए अब आते हैं बच्चों हम कुछ परिभाषाओं पे। सबसे पहली परिभाषा है बेटा परमाणु क्रमांक की। सबसे पहली परिभाषा क्या है बच्चों? परमाणु क्रमांक की। इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को एक चिन्ह Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक Z बराबर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या के बराबर। नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही हो जाएगा उसका परमाणु क्रमांक। जैसे कि उदाहरण मान लीजिए मैंने बोला सोडियम। सोडियम के नाभिक में होते हैं 11 प्रोटॉन। कितने होते हैं बेटा? 11 प्रोटॉन। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? परमाणु क्रमांक 11 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से बच्चों एक होता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को हम बोलते हैं बेटा मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। मास नंबर को हम प्रदर्शित करते हैं ए से। तो इसके लिए हम लिखेंगे किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का अनुपात। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का अनुपात नहीं, संख्या का योग। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ए द्रव्यमान संख्या को आप न्यूक्लियन भी बोलते हो, कहलाता है। ये ध्यान रखना है बेटा। जैसे कि उदाहरण सोडियम के नाभिक में प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन 12 है। तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर के द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या इसका हो जाएगा 23। तो द्रव्यमान संख्या का मतलब बच्चों नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग। ये ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताता हूं। इलेक्ट्रॉन की संख्या ध्यान रहे, उदासीन परमाणु में
अगर परमाणु उदासीन है तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के क्या होती है, बराबर। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। उदासीन परमाणु का मतलब है ऐसा परमाणु जिस पर आवेश नहीं होता, ऐसा परमाणु जिस पर आवेश नहीं होता। जैसे कि उदाहरण इसी को ले लो यार, सोडियम को ही ले लो। सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11। सोडियम पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। यदि सोडियम पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है मतलब कि इसमें जो प्रोटॉन की संख्या है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, और ये कितनी है, 11। तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, ऋण आवेश में कैसे निकालते हैं? ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या प्लस जितना ऋणावेश है, और धनावेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या माइनस जितना धनावेश है। जैसे कि उदाहरण O-2, ये क्या है, ऋणावेश। अब O-2 पर है ऋणावेश, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इसमें प्रोटॉन की संख्या होती है बेटा 8। इसमें जितनी प्रोटॉन की संख्या है उसमें जितना ऋणावेश है 2 उसको जोड़ दो, प्रोटॉन की संख्या में ऋणावेश को जोड़ दो, ये हो जाएगी बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या। और धनावेश में इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले लो, जैसे कि मैग्नीशियम +2। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो प्रोटॉन की संख्या 12, प्रोटॉन की संख्या 12 में से जितना धनावेश है, धनावेश कितना है 2, उसको माइनस कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आ जाएगा। इस तरीके से आप धनावेश और ऋणावेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात करने का तरीका है। अगली क्लास में हम समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज समय बहुत ज्यादा हो चुका है। चलिए आते हैं पहले क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसका? चलिए कर लिया होगा, छोटा ही क्वेश्चन है। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? अरे वाह, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन, हलवा है एकदम, कर लीजिए इसको। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इजी है दोनों। सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बेटा 9.1 इंटू 10 की घात -31 केजी, -31। प्रोटॉन का द्रव्यमान 10 की घात -27 केजी, इसकी तुलना में ज्यादा है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 10 की घात -27 केजी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना 1.675 और यहाँ पे होता है 1.673, इसकी तुलना में थोड़ा सा ज्यादा है, इसकी तुलना में थोड़ा सा ज्यादा है, न्यूट्रॉन ज्यादा। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? थॉमसन ने भैया, बहुत अच्छी बात है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने भैया बहुत सारी बातें पढ़ी। थॉमसन का मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, नाभिक के बारे में बातें की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा, ठीक है। तो ये सारा था आज के इस लेक्चर में, ठीक है। तो हमने ये सारी बातें की, ठीक है।
ठीक है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बच्चों इतना काफी है। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में हम देखेंगे, ये तो हो चुका, अगली क्लास में हम देखेंगे समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, आइसोडायफर्स, ये सब क्या होता है वो देखेंगे। अभ्यास प्रश्न, हाँ सबसे महत्वपूर्ण, नीट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम देखेंगे बेटा, ठीक है, अगली क्लास में डेफिनेटली, अभी तक जो पढ़ा उस पे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।